Okay जी, great. Miss Hinsra Rajput Saiba and the rest of the people. ओके जी, सो हम आज के जो लेक्चर है उसमें दो चीज़ें जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। और वो हमारे पास होंगी जनाब कि हम नेशनल एम्बलम्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेशनल एम्बलम्स पे क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। नेशनल एम्बलम के साथ साथ जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे नेशनल फ्लावर्स को। आप जानते हैं कि आपका पेपर सेटर जो है वो कभी भी एक ख़ास लिमिट में नहीं रहता। जो चीज़ें जो पेपर में आज तक उसने पूछ ली हैं वो सब की सब हमने निकाल दी हैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए। आपको करना बस ये है, जो क्वेश्चन वन लाइनर था, डिटेल्स अब अभी के लिए समझ लेंगे। अभी जब डिटेल्स समझा रहे हैं ये समझ लेंगे। बाद में जब एग्जाम्स के लिए आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो सिर्फ इस डाटा को रिवाइज करेंगे। एग्जाम्स के लिए ये डाटा जो है वो अलहदा से निकाला हुआ, ठीक है। तो यानी कि रिवाइज करना तेजी से, जब टाइम की कमी होगी तो ये तेजी से आप जो है वो करेंगे, तो ये रिवाइज जो है वो इस तरह से इनको करते चले जाएंगे। अच्छा जी, पहला हमारे पास है जी नेशनल फ्लावर। उसी तरह से पहले 10 के करीब क्वेश्चन जो हैं, फिर उसके बाद हम उन क्वेश्चन जो हैं वो उनके ऊपर एमसीक्यूज देखेंगे। बांग्लादेश वाइट लिली। द नेशनल एम्बलम ऑफ बांग्लादेश, द वाइट लिली, embodies द नेशंस रिच कल्चरल हेरिटेज। बांग्लादेश का जो है, जो हमारे पास एम्बलम है, वो हमारे पास वाइट लिली है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वाइट लिली जो है वो किस चीज़ का, जिस तरह से पाकिस्तान का जो है वो क्रिसेंट है ना, क्रिसेंट है, चांद सितारा है और जैस्मिन है, उसी तरह से बांग्लादेश जो है वो इनका वाइट लिली है। ये याद रखेंगे, वाइट लिली है। क्या क्या इंडिकेट करता है, किस किस के लिए इस्तेमाल होता है, ये नेशंस के रिच कल्चरल हेरिटेज को जो है वो बताता है। इसके अलावा वाइट लिली को और किस नाम से जाना जाता है, शपला के नाम से, ठीक है। और ये कंट्री के नेशनल फ्लैग के ऊपर भी मौजूद है, ठीक है। नेशनल एम्बलम ऑफ बांग्लादेश जो है वो वाइट लिली या शपला के तौर पर जाना जाता है। बांग्लादेश की पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के साथ दुनिया में दुश्मनी नहीं है। यही वजह है कि बांग्लादेश जो है वो एक प्योरिटी और पीस का जो है वो सिंबल देता है, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास बांग्लादेश वाइट लिली। नंबर टू पे हमारे पास, मुझे यकीन है कि जैसे मैंने डिटेल्स बताई अभी के अभी आपको याद हो गई हैं, तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि डिटेल्स के साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी बाद में हम जो है वो करेंगे, लेकिन ये याद अभी के अभी आपको हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो बर्बाडोस जो है, बर्बाडोस जो है वो इसका क्या है, इसका जो नेशनल एम्बलम है वो हमारे पास जो है वो ट्राइडेंट है, ठीक है। ट्राइडेंट जो है वो बर्बाडोस जो है वो इसका नेशनल एम्बलम है। अब ये हमारे पास जो ट्राइडेंट है, ये किस चीज़ की जो है वो इलामत है, ये क्या बताता है, या ये जो है वो क्या दिखाना चाहता है। ट्राइडेंट जो है, जब भी हम इसकी बात करते हैं, ट्राइडेंट का मतलब हमारे पास होता है कि जिस तरह से नेज़ा बना होता था किसी ज़माने में, कि ये जो है वो एक इधर को इसका निकला होता था, एक इधर को निकला होता था, ये हमारे पास ट्राइडेंट है। तो इसका नेशनल एम्बलम जो है वो एक ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट की वजह से ये एक यूनिक सिंबल है जो कि इस नेशन की मैरीटाइम हिस्ट्री और जियोग्राफी को दिखाती है। याद रखेंगे, बर्बाडस का जो ट्राइडेंट है वो नेशन की मैरीटाइम हिस्ट्री और जियोग्राफी को दिखाता है। ये नेशन जो है कहाँ पे है, बर्बाडस की ईस्टर्न कैरिबियन के अंदर जो है वो वाक़ है, ईस्टर्न कैरिबियन के अंदर वाक़ है, ठीक है जी। सो जी, इसकी कोस्ट लाइन जो है वो कितनी है, 192 किलोमीटर है जी, कोस्ट लाइन है। और ये हमारे पास बर्बाडस जो है वो बीचेस की वजह से मशहूर है। आई एम श्योर कि ये भी आपको पता चल गया है। नेक्स्ट जी बेल्जियम है जी। बेल्जियम का जो एम्बलम है, एम्बलम जो है वो एक लाइन है। मैंने बताया कि पाकिस्तान का एम्बलम जो है वो क्रिसेंट है, वो स्टार है। तो उस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज के एम्बलम के बारे में क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। सो जी, अब बेल्जियम का जो एम्बलम है वो लाइन है। लाइन जो है वो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, ब्रेवरी के लिहाज से जो है, ठीक है। ब्रेवरी के लिए जो है वो लाइन को एक सिंबल समझा जाता है।
और मिडिवल एज से, यानी कि पुराने ज़माने से ही जो है वो इसको ये अहमियत, इसको ये वक़्त जो है वो हासिल है। बेल्जियम के बारे में ये भी याद रखिएगा कि बेल्जियम जो है एक ऐसी कंट्री है जो हजूर वाला ब्यूटीफुली ब्लेंड है हिस्ट्री और मॉडर्निटी दोनों में, और ये यूरोपियन जो है वो यूनियन का हिस्सा भी है बेल्जियम। कनाडाज वाइट लिली जो है वो, कनाडा का जो नेशनल एम्बलम है वो वाइट लिली है, ठीक है। और ये जो है कनाडा का हम लोग अक्सर जब देखते हैं कि कनाडा के बारे में बात करते हैं तो उसका एम्बलम पूछ लेता है वाइट लिली, जो कि इनके फ्लैग के ऊपर भी आपको नजर आता है, कनाडा के झंडे के ऊपर जो है वो आता है। व्हाइट लिली बेसिकली फ्लियोर डी लीज जो है, इसकी हिस्टोरिकल टाइज हैं फ्रेंच कल्चर के साथ जो है वो। कनाडा अपनी वेस्ट लैंडस्केप के तौर पर, नेचुरल ब्यूटी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पे बहुत से बोटेनिकल गार्डन्स हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लिलीज स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं। तो कनाडा का जो झंडा है उसके अंदर जो वाइट लिली है वो इस चीज़ का, इनका जो एम्बलम है वो सिंबल है कि जनाब हम लोग जो हैं वो वसी तरीन गार्डन्स और स्पीशीज जो है वो हमारे पास। डेनमार्क का एम्बलम जो है वो एक ईगल है, ईगल है। ईगल जो है ये डेनमार्क की रॉयल हेरिटेज को जो है वो बताता है। इसके अलावा डेनमार्क की रॉयल कॉस्ट ऑफ आर्म्स, और ये बताता है कि ये डबल एज ईगल जो है वो कंट्री के अंदर मोनार्की को सिंबलाइज करता है। सो जी, डेनमार्क एक्ट जो है कंट्री की मोनार्की को भी सिंबलाइज करता है। वो पूछ लेता है ईगल, जैसा कि उस परिंदे की प्रवाज से ही आपको समझ में आ जाती है कि परिंदा जो है वो ईगल है, और ईगल रॉयल्टी की इलामत होता है, ठीक है, रॉयलनेस को जो है वो जाहिर करता है। इसी तरह से ये जो है वो मोनार्की को सिंबलाइज करता है। डेनमार्क जो है दुनिया के अंदर एक ऐसी मोनार्की रखता है जो कि सबसे ओल्ड है, ठीक है, सबसे ओल्ड है। और इसकी जो है वो 1000 years ओल्ड तक मोनार्की जो है वो पाई जाती है, कि 1000 साल पुरानी यहाँ पे बादशाह। ये जो एम्बलम है इनका, ईगल जो है मजेस्टी और अथॉरिटी दिखाता है डेनिश मोनार्की। आई एम श्योर कि ये चीजें जो है वो आपको सारी की सारी याद हो रही हैं। अच्छा जी, फ्रांस का जो है वो एम्बलम सिर्फ लिली है, जबकि कनाडा का वाइट लिली था। फ्रांस का जो एम्बलम है वो हमारे पास जो है वो लिली है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, और उसे हम फेलारिस डी लिस भी कहते हैं। अक्सर औकात आपसे एक क्वेश्चन वो पूछ लेता है, और वो ये पूछ लेता है फेलारिस डी लिस जो है, लोग परेशान हो जाते हैं तो पता नहीं इसने फेलारिस डी, शायद कोई एब्रा कैडबरा लिख दिया उसने, ये फेलारिस डी लिस क्या है। जबकि फ्लोर डी लिस का मतलब यह है कि फ्रांस लिली, यानी फ्रांस का नेशनल एम्बलम जो है। सो फ्लोर डी लिस्ट जो है वो हमारे पास फ्रेंच जुबान से है, फ्रांस की एक हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है, और ये बताता है कि जो फ्रांस है वो ग्रीस एंड रिगैलिटी की इलामत है। फ्रांस जो किंगडम से मोनार्क से हुकूमत किया करते थे, 1789 के अंदर जो है वो हमारे पास इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आ जाती है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ही थी कि जिसने दुनिया में सबसे पहले जो है लोगों को बताया कि ऐसा भी हो जाता है कि आम लोग, जो गरीब लोग हैं, वो उठते हैं 1789 में, और 1799 तक दुनिया का नक्शा बदल के रख देता है। गरीब आम लोग अमीरों को कत्ल कर देते हैं, और फ्रांस पहली दफा जो है तीन जो है वो अपने नारे लगाता है, जिसमें हमारे पास जो है एक लिबर्टी है, फ्रीडम है, और इक्वालिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका स्लोगन है, जिसमें ये बताते हैं कि भाई हम लोग जो है वो लिबर्टी की तरफ जाएंगे, इक्वालिटी की तरफ जाएंगे, और फ्रैटर्निटी की तरफ जाएंगे। तो लेकिन ये वही फ्रांस है जिसने आजकल अपने मुल्क के अंदर गजा और फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। एक डॉक्यूमेंट्री आपको रिकमेंड करूंगा, खसूसन वो लोग जो ऐसे के पेपर में अपीयर हो रहे हैं, बोर्न इन गजा जो है, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। इसको ज़रूर देखिएगा, आपके दिमाग के जो है वो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। याद रखिएगा कि जब आप अपने इंटरव्यूज में बैठते हैं, कमीशन के जरिए जॉब हासिल करने में दो स्टेप्स होता है।
पहला स्टेप जो है वो तो ऑब्वियसली आपका यही होता है कि आपने बस होने के अलावा, इससे पहले ये होता था कि वो किताब जो हम भी फॉलो कर रहे हैं, इम्तियाज शाहिद साहब ने, किताब तो खैर इम्तियाज शाहिद साहब की नहीं है, वो पीपीएससी के पास पेपर्स जो हैं, पहले पास पेपर्स में से ही डाटा जो है वो आ जाया करता था, और लोग जो हैं वो रिटर्न को बड़ी फ्रीक्वेंटली पास करना शुरू हो गए। इतनी फ्रीक्वेंटली पास करना शुरू हो गए कि पीपीएससी का मेरिट जो कभी 60 से 70 से ऊपर नहीं गया था, वो मेरिट फिर हमने देखा कि चौरासी चौरासी तक चला गया, 92 तक जो है वो अक्सर पेपर्स में चला गया। फिर क्या हुआ, पीपीएससी ने दोबारा क्वेश्चन बैंक अपने तब्दील कर दिए, और उन्होंने एक दफा फिर कॉन्सेप्चुअल चीजों पर चले गए। अब यहाँ पे ये लोग जो किताब को रट्टा लगा लेते थे, और उससे नुकसान क्या हुआ कि वो कमीशन का इंटरव्यू पास नहीं कर पाते थे। मैं अपनी क्लासेस में हमेशा, और ये भी चूंकि हम लोग जो हैं वो वी आर इन दिस फील्ड सिंस ईयर्स, तो जैसे जैसे आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो रिकमेंडेशन भी हमारी उसी बेसिस पे होती है। लाइक बोर्न इन गजा जो है, ये आपको आपके इंटरव्यूज में हेल्प आउट करेगी। जब पिक्चर जो है वो आप देखते हैं तो 75% के करीब चीज़ें आ जाती हैं। यही तो तरीक़ेकार है रवायती तरीके से जो है वो चीज़ों को देखने का। और जब आप किसी इंस्टीट्यूट से या किसी मेंटोर से एसोसिएट होते हैं, आपको पता चलता है कि इंटरव्यूज में क्वेश्चंस हैं क्या क्या, पूछे क्या क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो हाउ द थिंग्स आर मूविंग ऑन। मेरे क्या, आप तो रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले, कोशिश किया करें कि अपने आप को उस नज़र से देखा करें कि यू आर देयर इन योर इंटरव्यू, और आपको वो क्वेश्चंस मुख्तलिफ जो है वो पूछेंगे। ठीक है, इंटरव्यू के लिए मेरे क्या अलहदा से सेशन चल रहे होते हैं, उसमें बता रहे होते हैं कि आपने अपने इंटरव्यूज को कैसे लेके चलना है। आप रिटर्न जैसे ही क्वालिफाई करते हैं, बट इफ़ यू हैव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इन केस यू कैन नॉट स्पीक समथिंग इन इंग्लिश, तो उसके ऊपर भी काम करें। योर लैंग्वेज, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू एन अपर हैंड। ठीक है, सो लैंग्वेज के ऊपर भी थोड़ी सी अपनी जो है वो ग्रिप को मजबूत कीजिएगा। तो रेलिवेंट टॉपिक्स जो हैं, गजा क्या है, जॉर्डन के साथ क्या मसला है, जो रिफा कॉरिडोर है वो क्या है, इसराइल के साथ जो है हम जो है वो जब मुख्तलिफ वर्ड्स देखते हैं वो क्या है, मुख्तलिफ वोकेबलरी इनकी जो है वो क्या है। ठीक है, इसके अलावा इंटीफाडा से क्या मुराद है, ये सब की सब चीज़ें जो है वो हमें पता चलती हैं। वेरी कैप कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए भी साथ साथ जो है वो प्रिपेयर करते चले जाइए। ये फ्रांस के बारे में बात कर रहा था। ईरान जो है, ईरान का नेशनल एम्बलम जो है वो रोज़ है। रोज फूल को कहते हैं, आपको पता है, और ये ब्यूटी एंड लव की अलामत समझा जाता है। एक जमाना था जब पाकिस्तान में 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का पता भी नहीं होता था। अब आपको जो है वो काफी ज्यादा लोग जो है वो सड़कों पे 14 फेब से ब्यूटी एंड लव को एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो रोज जो है वो लिए नजर आते हैं। दैट डज नॉट मीन कि वो उसने किसी ऑपोजिट जेंडर के लिए खरीदा है। हो सकता है कि वो कोई, लाइक सम पीपल दे आर परचेजिंग इट फॉर देयर मदर, फॉर देयर मेंबर ऑफ फैमिली, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस डे के बारे में कुछ पहले नहीं होता था माजी में। तो अभी जो है ईरान का एम्बलम जो है ब्यूटी एंड लव से आप एसोसिएट कर लेंगे। ईरान की बेसिकली बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है जी। ईरान की एक बहुत अमीर मुल्क है ईरान, बहुत अमीर है और बहुत वेल सेटल्ड है। ईरान जो है सब की सब चीज़ें अपनी बनाता है, अपनी ही सारी की सारी चीज़ें जो है उन पर रिलाई करता है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा लगा के इसकी करेंसी को तो डीवैल्यू कर दिया, लेकिन ईरानी जो है उनकी ताकत को कम नहीं कर सका। इंतहाई साफ मुल्क है, कभी जाने का इत्तेफाक हो तो ज़रूर देखिएगा। और काफ़ी यहाँ के लोग जो हैं वो मिलनसार हैं। रिच कल्चरल हिस्ट्री है इसकी, पोइट्री, आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो वैल्यूज को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। सो जी, ईरान के अंदर जो है ना सिर्फ नेट लाइफ, बल्कि चूंकि रोजीज और बाकी जो है वो चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये इससे इसका एम्ब्रम है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है यहाँ तक आई एम श्योर कि आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले जो है वो मैं ये चाहूँगा कि कुछ सेकंड्स आप जो है वो ले लें, और आप इनको जो है वो अपने माइंड में रिवाइज कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी आयरलैंड। आयरलैंड जो है इसका एम्बलम जो है वो एक शैमरक होता है। ठीक है, शैमरक जो है, अब शैमरक बेसिकली एक किस्म का जो है वो एक पत्ता है। ठीक है, एक पत्ता है।
और ये जो है वो इनके आयरिश कल्चर को जो है वो डिपिक्ट करता है। ठीक है। ये बेसिकली शैमरक जो है इसकी अहमियत एसोसिएट की जाती है सेंट पैट्रिक के साथ, जो कि इनका मान लीजिए कि कोई बाबा जी होते हैं, जिस तरह से कोमलंग टाइप बाबा थे, तो सेंट पैट्रिक जो हैं एक मजहबी राहब थे, ठीक है, जिन्होंने इनको गाइड किया। सो वो जो है वो होली ट्रिनिटी को यानी अकीदा तसलीस को जब एक्सप्लेन करते हैं तो तब जो है वो शैमरक की एग्जांपल्स दिया करते थे। सो ट्रेडिशंस को जाहिर करता है शैमरक जो है, सेंट पैट्रिक्स डे को जो है वो बताता है, और ये सारी की सारी कंट्रीज जो है वो आयरलैंड के शैमरक इसका जो है वो नेशनल एम्बलम है। आगे चलते हैं जी। आइवरी कॉस्ट एलिफेंट जो है वो, आइवरी कॉस्ट का जो नेशनल एम्बलम है वो एलिफेंट है। ऐसा नहीं है कि वो इससे अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो एलिफेंट बहुत बहुत ज्यादा हैं। खसूसन पाकिस्तान में भी लेट मी टेल यू कि पाकिस्तान में एलिफेंट से मुराद मुझे एलिफेंट याद नहीं आया, बल्कि एक रिपोर्ट याद आ गई कि हमारा हर चौथा बंदा जो है वो प्री डायबिटिक का शिकार है, यानी कि उसको टाइप टू डायबिटिक है उसको मौजूद है। तो ज़्यादातर वो लोग जो कि ओवरवेट होते हैं उनको होता है। आइवरी कोस्ट के अंदर ये इशू अलबत्ता मौजूद है कि वहाँ पे लोग भी जो है वो दे आर प्री डायबिटिक, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डायबिटीज़ का इशू है। लेकिन एलिफेंट जो है वो इसलिए कि आइवरी कोस्ट से आपको याद रहे कि दे आर क्वाइट खुश खुराक ना कि खुश्क खुराक जो है। सो ये वाइल्ड लाइफ को बताता है जी। इनका जो एम्बलम है ये बताता है कि हम लोगों ने किस तरह से जो है वो कंजर्वेशन की है तमाम के तमाम पुराने जो है वो जानवरों की, और ये हमारे पास इसका जो है वो मेजर आइवरी कोस्ट इसका एम्बलम है। और ये बताता है कि ये लोग अपने कल्चर से इन्वायरमेंट से कितनी मोहब्बत करते हैं। आखिरी एक सिंबल और उसके बाद हम क्विज पे जाएंगे। आई एम श्योर कि आपने जो है वो इन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो याद रख लिया। मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको? इजी है? ओके जी। ग्रेट हो गया। देखते हैं जी, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जापान है। मसेंथमम जो है वो जापान का एम्बलम है। और ये बेसिकली इनकी फैमिली, ये क्या होता है, क्रूसेंथम क्या होता है बेसिकली, ये एक किस्म का पौधा होता है, एक किस्म का फूल होता है। ठीक है। तो इसे आप चाहें तो बाद में गूगल भी कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्रूसेंथेमम जो है वो क्या है। क्रूसेंथेमम थ्रोन जो है जापान के अंदर मोनार्की की इलामत समझा जाता था। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडिशंस, टी सेरेमनीज और बाकी चीज़ें होती थी। तो ये हमारे पास जो है वो जापान की हेरिटेज को जाहिर करता है। मेरे बैकग्राउंड में अजान है तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए प्लीज रुकना चाहूंगा। थैंक यू सो मच जी। चलें जी क्विज की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डज व्हाइट लिली सिंबलाइज इन बांग्लादेश नेशनल एम्बलम। क्या जी व्हाइट लिली जो है वो बताता है, क्या बताता है जी? साइम अशरफ ने सबसे पहले लिखा दैट इज पीस एंड प्योरिटी। ग्रेट जी। ये डिटेल्स मैंने आपकी आसानी के लिए एक्सप्लेन की है। मैंने अर्ज किया है कि अगर आपके पास टाइम ना हो, एग्जाम से पहले आपको बस तेजी से याद करना है, तो सारे के सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस अलहदा से निकाल दिए हैं हमने। ठीक है। ये अलहदा से निकाल दिए हैं।
आप इनको जो है वो अलग से देख सकते हैं। ये एक्सप्लेन करने की आज है और देर तक जो है वो चीजें याद हैं। अच्छा, व्हाट इज द यूनिक सिंबल इन बारबाडोस नेशनल एम्बलम? जी। ABCD कौन सा होगा जी? ट्राइडेंट अ यूनिक सिंबल इन बारबाडोस नेशनल एम्बलम, क्या था जी? आप लोगों ने इसका आंसर डी बताया। यहाँ पे देखते हैं, आंसर सी है जी। ये सी के साथ जो इसका कनेक्शन है वो बताता है। सो ऑप्शन सी इसका जो है वो ठीक ऑप्शन रहेगा। अच्छा जी, द लाइन इन बेल्जियम इज नेशनल एम्बलम इज derived फ्रॉम द cost of arms of which historical region? The line in Belgium's national emblem is derived from the cost of arms of which historical region? Normandy, Brabant, Flanders, Alaska। चलिए एक दफा बेल्जियम वाले को दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारे पास ये जो है वो द नेशनल एम्बलम ऑफ बेल्जियम इज अ लाइन which has strong historical significance. The line is symbol of strength and bravery was derived from the medieval duchy of Brabant's cost of arms, which is now an integral part of Belgium's rich heritage. So I'm sure कि अब आपको आंसर मिल गया है. So what is the answer? What is the answer of this question? Very good, Fozia Shafi. That is the Brabant. Canada's use of white lily in its emblem is primarily associated with which cultural influence है वो? कौन सा कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस है जी कनाडा के ऊपर, इसलिए उन्होंने अपने झंडे के अंदर और अपने एम्बलम जो है वो व्हाइट लिली लिया। शाबाश, मानूर ने सबसे पहले आंसर दिया, ये फ्रेंच है। व्हाट डज द ईगल इन डेनमार्क्स नेशनल एम्बलम सिंबलाइज? क्या दिखाता है जी ईगल, क्या दिखाता है डेनमार्क के नेशनल एम्बलम के अंदर जो है? वेरी गुड जी, इंस्टा ने सबसे पहले आंसर दिया, इट्स रॉयल हेरिटेज, ऑप्शन बी। व्हाट डज द लिली इन फ्रांस नेशनल एम्बलम द फ्लोर्स डिलिस रिप्रेजेंट? क्या ये रिप्रेजेंट करती है? व्हाट डज द लिली रिप्रेजेंट? चलें जी, फ्रांस वाले को भी दोबारा देख लीजिए। अब ये देख लीजिएगा, France national emblem lily, also known as the fleur de lis, has a rich history. The iconic symbol has been associated with French royalty for centuries, making it a symbol of grace and regality. France is famous for its culture art. अब जो है वो मुझे बताएं जरा, किसके साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है? Royalty and grace is the correct answer. Iran's rose emblem symbolizes which aspect of the country's heritage? Iran's rose emblem symbolizes which aspects of country's heritage? ऑप्शन ए हमारे पास लव एंड ब्यूटी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट डज द शैमरॉक रिप्रेजेंट इन आयरलैंड्स नेशनल एम्बलम? जी, व्हाट डज शैमरॉक रिप्रेजेंट इन आयरलैंड्स नेशनल एम्बलम? शाबाश जी, मोहम्मद नईम ने सबसे पहले लिखा, सारा इब्राहिम ने लिखा, ग्रेट। बाकी कौन है जी जो साइलेंट हैं? इरफान अयाज सब खामोश बैठे हैं। शहर बानो, साजिद साहिबा आप लिख रही हैं, और मायरा, मायरा हैं या मारिया हैं? आई एम श्योर कि आप भी लिख रहे हैं। ओके जी, ग्रेट। आगे चलते हैं जी। व्हाई इज द एलिफेंट फीचर्ड इन आइवरी कोस्ट नेशनल एम्बलम? मारिया हैं, ठीक है जी। व्हाई इज द नेशनल एलिफेंट फीचर्ड इन आइवरी कोस्ट नेशनल एम्बलम? टू सिंबलाइज द, क्या करने के लिए जी? ऑप्शन सी ग्रेट हो गया, रिच वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन जो है वो करते हैं, कंजर्वेशनल एफर्ट्स को। इन जापान नेशनल एम्बलम व्हाट डज द, हमारे पास जो है वो क्रू
सिंबलाइजेस, क्या दिखाता है जी क्रू? सेंथिमम जो है वो सिंबलाइज क्या करता है? एक दफा दोबारा से स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। Japan's national emblem is chrysanthemum, which is closely associated with its imperial family. The chrysanthemum throne is symbol of Japan's monarchy, Japan's cultural significance and tradition from tea ceremonies to the art of bonsai. अच्छा, ये चाय को बहुत ज्यादा पीते थे, ठीक है, जापानी जो है वो हम लोगों की तरह। ये हमारे पास जो है वो क्या दिखाते हैं? ऑप्शन का आंसर जो है वो नीचे से देखते हैं, और ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर 10 का, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो सिंबलाइजेस है पीस का और प्रॉस्पेरिटी का। ये जो है वो हमारे दिखाता है। किरण मकसूद का आंसर बिल्कुल ठीक है। दिस प्लांट इज इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। ओके, अब बॉटनी की स्टूडेंट हैं शहर बानो। अच्छा जी, हमारे पास जो है, अब हमने यहाँ तक जो है वो पढ़ा, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है जी हमारे पास आगे जो है। आगे हमारे पास है जी ऑर्चिड ट्री है। ये हांगकांग का सिंबल है, ये नेशनल एम्बलम है हांगकांग का। ऑर्चिड ट्री जो है ये होता क्या है? ऑर्चिड ट्री का वैसे तो साइंटिफिक नाम जो है वो हीनिया ब्लैकिना होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो आपको याद नहीं रखना। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ऑर्चिड ट्री जो है वो हांगकांग का एक नेशनल एम्बलम है। ये कंट्री की नेचुरल रीजन की जो है वो ब्यूटी को जाहिर करता है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हांगकांग के अंदर 300 के करीब जो है वो नेटिव ऑर्चिड स्पीशीज जो है वो पाए जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि ये जनाब मुख्तलिफ जो हैं वो कल्चर्स के लिए एक बड़ा डेलिकेट और बहुत ज़बरदस्त जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ऑर्चर्ड जो हैं इनको न सिर्फ जो है वो चेरिश किया जाता है खूबसूरती के लिए, बल्कि कि हांगकांग के इकोसिस्टम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर याद ना रहे कुछ डिटेल्स जो याद रखनी है, हांगकांग का नाम याद रखना है और उसके साथ ऑर्चिड ट्री को याद रखना है, ये याद रखना है। और ये याद रखने की कोशिश करनी है कि हांगकांग जो है वो 300 से ज़्यादा नेटिव ऑर्चिड स्पीशीज जो हैं वो उनका जो है होम है, उनका पार्ट है। आगे चलते हैं जी, हम मजीद जो है वो डिटेल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे हमारे पास जो है वो लेबनान जो है वो आ जाता है। और लेबनान जो है वो इसका ट्री हमारे पास जो आ जाता है, प्लांट आ जाता है। हमारे पास सीड्रस ट्री आ जाता है, ये सीडार ट्री आ जाता है। आप जिसे जो है वो गुली सनोबर भी कहते हैं, यहाँ पे जो है बिल्कुल सीधा जो है वो ये ट्री चला जाता है। ये एम्बलम है जी लेबनान का। याद कैसे रखेंगे? लेबनान की तरह का सीडर ट्री, बिल्कुल जो सीधा सा ट्री होता है। ये हिस्टोरिकल और कल्चरल इसके सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। लेबनान जो है उसने बहुत सी प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस किया। लेबनान जो है वो अब दुनिया को अपनी अहमियत बताना चाहता है कि जिस तरह से ये जो सीडर ट्री जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मैं भी अपनी पॉलिसीज में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। लेबनान के अंदर दूसरी बात यह है कि सीडर ट्रीज जो हैं वो चूंकि इनका नेशनल एम्बलम है, कसरत से पाए जाते हैं। और इन्होंने जो है वो नस्ल दर नस्ल इस दरख्त को, सीडर को जो है वो रिस्पेक्ट भी करते हैं और सेव भी करते हैं। ठीक है जी, आई एम श्योर के आपको लेबनान का पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लक्समबर्ग लाइन है। लक्समबर्ग लाइन जो है वो क्या है? लाइन विद क्राउन, यानी एक ऐसा शेर जिसके सर पे ताज है। ये शेर के सर पे ताज का मतलब ये है कि कंट्रीज मोनार्की एंड सॉर्जेनिटी की बात करते हैं। जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में आए तो कहा जाता था कि शेर वापस आ गया। उनकी पार्टी का भी जो सिंबल है वो शेर है। और उन्होंने, मियाँ साहब ने तकरीर करते हुए बड़ी बुलंद आवाज़ से पूछा कि 1990 से मैं आप लोगों की हुकूमत, आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। 1990 से लेके 2023 तक कितने साल बनते हैं, रियाजी आता है या नहीं आता? फिर उन्होंने खुद ही बताया कि ये 23 साल बनते हैं, तो उन लोगों का रियाजी कमज़ोर है। तो जबकि ये 33 साल बनते थे। शायद मियाँ साहब जो हैं वो लंदन में जल्दी आ गए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा। आप में से जिन्होंने उनकी स्पीच सुनी होगी तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ मिस कैलकुलेशंस की। खैर,
लायन विद क्राउन जो है वो लक्समबर्ग जो है वो उसका एम्बलम है। और ये मोनार्की को, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सिंबल है, ये मोनार्की को जाहिर करता है। और ऐसा ही पार्टी के अंदर नजर आता है। देखिए नवाज शरीफ है, फिर भाई शहबाज शरीफ है, फिर जो है वो बेटी जो है वो सदर है, फिर जो है वो कजन हमजा शहबाज है। तो वो अपने ही लोग जो हैं वो हर तरफ हर ओहदों पे फायज हैं। इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा नहीं है, या दूसरी तीसरी पार्टीज में ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ जैसे जमायत इस्लामी जो है वो सबसे बेहतरीन पार्टी है, क्योंकि वहाँ पे बाकायदा इलेक्शंस होते हैं, और वहाँ पे जो है वो कोई भी जो रिश्तेदार है वो नहीं पिक किया जाता। ये पूरे के पूरे मेरिट के ऊपर जो है वो ये पार्टी अपने इंटरनल इलेक्शंस को जो है वो देखती है। पाकिस्तान में वाहिद जमात वो है जो कि इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। सो जी, लक्समबर्ग के लाइन से बात आगे चली थी। इसको वेरियस मोनार्क्स हैं वो उन्होंने आके हुकूमत की थी, उन्होंने किया था, इसको जो है वो चलाया था। तो तब से लाइन जो है वो इसका एम्बलम है। द ग्रैंड डची ऑफ लक्समबर्ग इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सॉर्जियन नेशंस इन द यूरोप। कि इस जो है वो स्मॉलेस्ट जो है वो यूरोप के अंदर एक सॉर्जियन नेशन है। नेक्स्ट ही हमारे पास नीदरलैंड्स का लाइन आ जाता है। नीदरलैंड का लाइन जो है ये क्या है जनाब, ये ऑब्वियसली नीदरलैंड का भी जो एम्बलम है वो लाइन है। ये याद रखेंगे। नीदरलैंड जो है इसका एम्बलम कौन सा है, इसका एम्बलम भी लाइन है। ये हमारे पास जो है दोनों की दोनों कंट्रीज लक्समबर्ग जो है और नीदरलैंड, इनकी हिस्ट्री जिस तरह से हमारी पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री जो है वो एक जैसी है, हम लोगों के अंदर गवर्नमेंट का निज़ाम एक जैसा है, तो नीदरलैंड का और लक्समबर्ग का भी यही हिसाब था, सेम था। इसमें जो है वो नीदरलैंड में जो लाइन है ये बताता है डच कॉस्ट ऑफ आर्म्स को। ये पावर को बताता है, नोबिलिटी को बताता है। नीदरलैंड फेमस है जी अपनी पिक्चरस कैनाल के लिए, ट्यूलिप फील्ड के लिए, और स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी के लिए। जो उसकी मोनार्की न्यूजीलैंड साउदर्न क्रॉस केवी एंड फर्न जो है, केवी एंड फर्न जो है वो न्यूजीलैंड के एम्बलम है। डिपिक्ट क्या करते हैं, कंट्री की यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो जियोग्राफिकल लोकेशन को जो है वो देख लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये न्यूजीलैंड के जो है वो आइकॉनिक नेशनल बर्ड हैं। फर्न्स जो है हमारे पास सिल्वर फर्न्स जो हैं, ये कंट्री के सिंबल्स के तौर पर जाने जाते हैं। मैंने बताया कि इनको ज़्यादा डिटेल से याद करना ज़रूरी नहीं है, आपको एज इट इज़ पेपर में नहीं लिखना। बस ये याद रखना है कि न्यूजीलैंड है, और इसका जो है वो एम्बलम हमारे पास जो है वो क्या है, क्रॉस केवी फर्न। बस ये तीन चीजें जो है वो याद रह जाएं, और बाकी जो है ये किस चीज का सिंबल है वो याद रह जाए। ठीक है। डिटेल्स में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि शायद हमें सारे के सारे को रट्टा लगाना है, ऐसा नहीं है। एक एक जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ डिटेल्स जो है वो याद रह जाए। नॉर्वेज नेशनल एम्बलम जो है वो लाइन है। और लाइन वंस अगेन वही सिंबल है मजेस्टिक क्रिएचर की। लाइन को जो है वो समझा जाता है कि जनाब ये पावर को डिपिक्ट करता है। लाइन जो है ना सिर्फ जो है फेमस है पावर के लिए, बल्कि जो है बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो लाइन को इसलिए भी इस्तेमाल करती हैं कि हमारी हिस्ट्री बड़ी पावरफुल रही है। सो लाइन स्ट्रेंथ पावर और एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री जो है वो उसकी इलामत जो है वो समझी जाती है। और नॉर्वे किस लिए फेमस है, अपनी ब्रेथ टेकिंग, हमारे पास जॉर्ज एंड प्रिस्टीन नेचुरल ब्यूटी, यानी कि बहुत ज्यादा खूबसूरत। पाकिस्तान का जी क्रीसेंट है एंड जैस्मिन है। पाकिस्तान का नेशनल एम्बलम जो है वो आपको पता है कि चांद और सितारे हैं, हमारा फूल है, वो हमारा नेशनल एम्बलम है। ये डिटेल्स आई एम श्योर के पाकिस्तान की तो आपको पता ही है। मंगोलिया जो है वो हमारे पास मंगोलिया का नेशनल एम्बलम जो है द सोयम्बो है। आप इसे चाहें तो डिटेल्स इसके जो है वो बाद में देख भी सकते हैं कि ये सोयम्बो जो है ये क्या होता है, इसके बारे में बाकी डिटेल्स जो है वो आपको देखने से पता चल जाएगी। ठीक है। हर मुल्क ने जो है जैसे हमने जो है जस्मिन को रखा हुआ है, हर मुल्क ने कोशिश की है कि मुख्तलिफ जो है वो एम्बलम्स को लेकर चलें। मुख्तलिफ एम्बलम जो हैं वो उनको फॉलो करते हैं, उनको
लेके चलते हैं। और इनमें जो है मंगोलिया, ये क्वाइट फेमस है अपने स्वयंभू की वजह से। और इसका जब आप देखेंगे, एम्बलम देखेंगे, द थिंग्स दे विल बी क्लियर। स्वयंभू बेसिकली एक आपके पास मस्जिद के मीनार की तरह, जिसमें से डूम बना होता है ना, इस तरह से जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है। और ये जो है वो स्वयंभू कहलाता है। ये स्वयंभू क्या क्या करता है? ये सिंबल है जी फ्रीडम का, ये सिंबल है जी इंडिपेंडेंस का। मंगोलिया जो है, मंगोलिया जाना जाता है अपनी वास्ट ओपन स्पेस की वजह से, नोमैडिक ट्रेडिशंस की वजह से, और रिच कल्चरल हेरिटेज की वजह से। ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है वो देखना है कि सेम्बो जो है वो इसके सिंबल है, जो इस कंट्री की यूनिक आइडेंटिटी और हिस्ट्री को जाहिर करता है। बस याद रख लें, सेम्बो है, और वो है जी मंगोलिया से ताल्लुक रखता है। ओपन स्पेस, नोमैडिक ट्रेडिशंस और रिच कल्चरल हेरिटेज को जाहिर करता है। नेक्स्ट हमारे पास यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, जो इंग्लैंड है, बरतानिया है। तो वहाँ पे उसका एम्बलम जो है वो रोज है, और ये सिंबल है ब्यूटी एंड ट्रेडिशन के लिए। आप जानते हैं कि बरतानिया ने दुनिया पे हुकूमत की है। बरतानिया का अपना कल्चर है, और अपनी जो है वो सेंचुरी तक इस कल्चर की वो रिस्पेक्ट करते रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है वो फोर डिस्टिंक्ट नेशन से बनता है: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड से। याद रखेंगे कि इसके अंदर जो है वो ये चार डिस्टिंक्ट नेशंस मौजूद हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। और ये हमारे पास जो है वो इसका एम्बलम इंटीरियर पार्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो बाल्ड ईगल है, क्वाइट फेमस है जी ये वाला भी। ये सियम्बो की पिक्चर मैंने भेज दी है। बाल्ड ईगल जो है, ये जाना जाता है, ये फ्रीडम और स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। अमेरिका ये समझता है कि मेरी जितनी स्ट्रेंथ किसी की नहीं है, मेरी जितनी पावर किसी की नहीं है, और ये वो डिपिक्ट करता है। बाल्ड ईगल इज नॉट ओनली कंट्रीज नेशनल बर्ड बट आल्सो फीचर जो प्रोमिनेंट है ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पे। ये इनकी सील भी है, जिसमें से हमारी जो है वो गंदम का खोशा है, और वहां पे जो है वो यकीन इत्तेहाद तंजीम लिखा हुआ होता है। ठीक है। With over 59 national parks and countless natural wonders, the United States is known for its diverse and stunning landscapes. अब जी आगे चलते हैं, और हम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ हांगकांग एंड व्हाट डज इट सिंबलाइज? वेरी गुड जी। मैंने लिखा था कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा उसके बाद आंसर टाइप कीजिएगा। ग्रेट, आप लोगों ने टाइप कर लिया। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो ऑर्चिड ट्री है। अच्छा जी, वाई इज सीडर ट्री एम्बलम सिग्निफिकेंट इन लेबनान? सीडर ट्री जो है वो क्यों लेबनान के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है? जी, सीडर ट्री नंबर 2 को एक दफा दोबारा से देख लीजिएगा, ताकि आपको याद भी हो जाए। Lebanon's national emblem, the cedar tree, historical and cultural significance. The cedar tree has its flag features the cedar, emphasizing its importance. तो अब आई एम श्योर कि आपको जो है वो आंसर मिल गया होगा इस क्वेश्चन का। जी, द व्हाई सीडर ट्री एम्बलम सिग्निफिकेंट इन लेबनान, तो वो क्या आंसर होगा? गेस करें जी, हमारे पास जो है वो क्या आंसर है जी इसका? द सीडर ट्री इज फीचर्ड ऑन द लेबनानीज फ्लैग, जो है ये इसका सही आंसर होगा, बी जो है वो। ठीक है। कि उनके नेक्स्ट नंबर 3 पे मुझे बताइएगा, विच नेशनल एम्बलम सिंबलाइजेज द मोनार्की एंड सॉवर्जेनिटी ऑफ स्मॉल यूरोपियन नेशंस? विच नेशनल एम्बलम सिंबलाइजेज द मोनार्की एंड सॉवर्जेनिटी ऑफ स्मॉल यूरोपियन नेशंस? कौन सी करती है? जी, बाकी लोग भी जो है वो देखें। लाइन विद क्राउन जो है, वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर। ग्रेट हो गया, लाइन विद क्राउन।
अच्छा जी, व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द लाइन इन द नीदरलैंड्स नेशनल एम्बलम? क्या है जी? व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन इन द नीदरलैंड्स नेशनल एम्बलम? द लाइन इज फीचर्ड ऑन द डच फ्लैग, ये होगा. इट ट्रेसेस इट्स रूट्स टू डच मोनार्की, ये होगा. ये हमारे पास जो है, इट रिप्रेजेंट द फ्रीडम एंड द इंडिपेंडेंस, ये होगा. क्या होगा? जी, देखें जरा इसको, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें. नंबर 4 पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए. The national emblem of the Netherlands is the line which traces its historical roots to the Dutch monarchy. The line features prominently on the Dutch coat of arms, symbolizes power and nobility. The Netherlands, known for its picturesque canal and the tulip fields, has a strong cultural identity tied to its monarchy. अब जो है वो ये बताइए जरा. The answer of this question is the C. It traces its roots to Dutch monarchy. What unique geographical location is celebrated in New Zealand's national emblems? कौन सी जो है वो यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन है? मैंने तब आपसे रिक्वेस्ट की थी, जरा ध्यान से अटेंड कीजिएगा चीजों को. कौन से वाली जो है वो की जाती है? द आंसर इज साउदर्न हेमिस्फेयर. अच्छा जी. Why is the lion significant in Norway's national emblem? लायन क्यों सिग्निफिकेंट है जी? लायन किस लिए जो है वो? यस. नॉर्वे इज नोन फॉर इट्स breathtaking fjords and natural beauty is the correct option. नंबर डी पे, what do Pakistan's national emblem the crescent and jasmine represent? क्या दिखाता है जी? ये गो कि मैंने बताया नहीं था आपको पाकिस्तान का, एक दफा पढ़ लीजिएगा. The Pakistan's crescent and jasmine are intertwined with its national Islamic identity. The crescent often associated with Islamic lunar calendar. इस्लाम के lunar calendar के साथ associate है. Is prominently featured on Pakistan's flag. Jasmine, on the other hand, represent the country's natural beauty. Pakistan is home to diverse landscapes from towering mountains ranges to lush valleys. तो क्या होगा जी हमारे पास इसका आंसर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, द नेशनल आइडेंटिटी एंड लूनर कैलेंडर. नेक्स्ट देखिएगा जी, विच नेशनल एम्बलम रिप्रेजेंट्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इन मंगोलिया? मंगोलिया में कौन सा है जो कि नेशनल एम्बलम रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को और जो है वो बताता है? ये हमारे पास जो है वो स्वयंभू जो है वो होगा. व्हाट डज द रोज एम्बलम सिंबलाइजेस इन द यूनाइटेड किंगडम? क्या बताता है जी रोज एम्बलम जो है वो क्या बताता है 9th नंबर पे? क्या दिखाता है, क्या बताता है? ये किन्होंने लिखा है? मरियम अफजल ने लिखा है. ट्रेडिशन ब्यूटी ग्रेट हो गया, मरियम अफजल का आंसर बिल्कुल ठीक है. राइट. व्हाट डज द बाल्ड ईगल रिप्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एम्बलम? बाल्ड ईगल क्या दिखाता है जी? गुड जी, हमारे पास फ्रीडम की और स्ट्रेंथ की. थोड़ा सा मुश्किल था, बट आई एम श्योर कि आप लोगों ने आसानी से इसे याद करने की कोशिश की होगी. कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्विज आज का तैयार किया हुआ है? दे आर रिक्वेस्टेड टू राइट ME मी इन द चैट बॉक्स सो दैट हम उनसे क्विज के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकें.
ओके ग्रेट, a lot many people, जो अच्छे लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, उन्होंने तैयार किया हुआ है, तैयार करके आया करें। और इसको देखो, आप तब तक अपनी जिंदगी नहीं बदल सकोगे जब तक आप अपना आज नहीं बदलोगे। ठीक है। जिंदगी कैसे बदलोगे यार? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है। जिंदगी बदलोगे, आदतें बदलनी पड़ेंगी। आदतें कैसे बदलोगे? अपने इर्द गिर्द लोगों को बदलोगे। लोग नहीं बदल सकते हो। अगर अपना आज बदल लिया तो कल बदल जाएगा। अगर आज ही ना बदला, कल कैसे बदलोगे? और कभी कभी ना जिंदगी में हम बड़े सियाने हो जाते हैं। किस तरह से सियाने हो जाते हैं? हमें कोई नसीहत समझा रहा होता है, हमें लग रहा होता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ऐसे कर लेंगे। बाद में हमें लगता है नहीं 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 यार, अक्ल तो मुझे ही है। पंजाबी के एक बड़े मशहूर जो है वो शायर है, बाबा फरीद। कहते हैं फरीद जे तू कुल अकल लतीफ, काले लेख न लिख। ठीक है। मफहूम उसका ये है कि हम ना समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा ज़हीन है, फतीन है। ऐसा होता है, नेचुरल बात है कि हम लोग सेल्फ ब्लैकमेल होते रहते हैं। आज नहीं बदलोगे, कल नहीं बदलेगा। ठीक है। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। हाँ, अब सर आप अपना नीमा करके दे, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो आज बदलो। आज बदलने के लिए आदतें बदलनी पड़ेंगी। आदतें बदलने के लिए क्या होगा? रूटीन बदलना पड़ेगा। अगर जो काम कितने सालों से करते आ रहे हो उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो एक दफा बदल के देख लो। ठीक है। जो काम असाइन कर दिया जाता है उसे अपने ऊपर फर्ज करना। अपने ऊपर फर्ज करने। जो लोग जो हैं वो कमीशंस की दलदल से गुजरे हुए हैं, ये आपको वो रिकमेंड कर रहे हैं। मेरी मल्टीपल टाइम जो है, लाइक 7 टाइम जो है वो मैं मुख्तलिफ कमीशन से मेरी रिकमेंडेशन रही है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, कि एक चीज जो आपको हमेशा हेल्प आउट करती है, दैट इज योर डेडिकेशन। ठीक है। दैट इज योर डेडिकेशन। तो आपको डेडिकेटेड रहना होता है, और सिंपल सा काम ये है कि जो मैं काम असाइन कर रहा हूँ इसको आप करें। ठीक है। देखो, दिमाग में सोचते रहोगे ना कि मुझे ये मिलना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये लेना है। लगन कितनी है, चाहत कितनी है, ताकत कितनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। So in case you're not striving hard, in case you're not working hard, in case you're not learning hard, obviously the things are going to be very difficult for you. But this is the time when you are requested to change your today. Okay, आज बदलो, जो काम असाइन किया जाता है उसे करो। और आखिरी बात है, फिर क्विज पे चलते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो कामयाब हैं और जो नाकाम हैं, दोनों के अंदर एक ही फर्क है। नाकाम बंदे से आप बात करोगे ना तो वो आपको कई बताएगा। उसको आप अच्छा किसी को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरी आदत होती है कि जब मैं एक खास सतह पे, बिकॉज आई बीन इन दिस फील्ड सिंस इयर्स, तो मल्टीपल टाइम इंटरव्यूज से एज एन एस्पिरेंट गुजरे। उसके बाद जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने का मौका मिला। डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुई। कभी किसी से बात कर रहे हो ना तो हमें फील हो रहा होता है कि यार दिस पर्सन इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम। किस लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है? कि वो स्टबन हेड है, उसने अपनी बात जो है वो माननी है। फिर उसके बाद जब उसको नाकामी होती है तो फिर वो आता है और फिर वो पूछ रहा होता है। आई वॉन्ट यू टू आई वॉन्ट टू सेव ऑल ऑफ यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फेज। जो चीजें, जो फाइल्स आपके साथ शेयर की जाती हैं, रिवीजन अपने ऊपर प्लीज इसको फर्ज कर लें। आई एम नॉट गिविंग यू ऑल दिस लेक्चर कि मुझे इस पे कोई मोटिव नहीं है सिवाय इसके कि आप जो है वो अपने पेपर को बड़े अच्छे से कर सको। सो रिमेम्बर वन थिंग, जो नाकाम लोग होते हैं उनके पास ना लंबे लंबे बहाने होंगे। मैं ये नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी फलां मजबूरी है, मेरी फलां मजबूरी है, मेरी फलां मजबूरी है। कामयाब के पास भी बहुत से मसाइल होंगे, लेकिन एक वजह होती है कर गुजरने की, और वो इन सबको जो है वो क्रॉस करके कर गुजरता है। जब आप जो है कामयाब हो जाते हैं ना तो कोई नहीं पूछता आपसे कि कितनी दफा फेल हुए थे, कितनी दफा कमीशन ने जो है वो आपको नो कहा था। फिर वो कभी भी आपके नाम के साथ जो है वो, जहाँ पे भी आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, ये नहीं लिखा होगा कि ये जो है वो चौथी दफा इसने अप्लाई किया था फिर जाके इसका हुआ था, इसने छठी दफा अप्लाई किया था फिर जाके हुआ था। दुनिया भूल जाती है। इस दुनिया का सबसे बुरा असूल ये है, बुरा कह लें अच्छा कह लें, कि ये दुनिया जब कोई कामयाब हो जाता है उसकी सारी की सारी गलतियों को माफ कर देता है। सबको सब माफ कर देते हैं। और जब आप अंधेरों में गिर रहे होते हो ना, कोई भी यार पहली दफा नहीं उठता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सभी लोग गिरते हैं, सभी लोग उठते हैं, लेकिन उठने का मतलब ये है कि यू नीड टू टेक योर स्टेप्स। यू नीड टू मेक अ डिसीजन कि यार नहीं, बस हो गया यार, अब मुझे आई हैव टू चेंज इट। और मुझे वो प्रैक्टिस करनी है, वो मुझे वो चेंज करना है। ठीक है।
हार्ड वर्किंग से अगर सब कुछ मिल सकता है ना, हार्ड वर्किंग से, तो बाहर निकलो जरा देखना। हर इलाके में कुछ होता होगा। आई एम फ्रॉम सियालकोट, डस्का इज माई होम टाउन। तो मैं ये देखता हूँ कि सुबह जो है वो बहुत से मजदूर होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, काम पे जा रहे होते हैं। दे वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं कि बड़ी बड़ी पत्थरों को जो है वो ऊपर लेके जा रहे होते हैं। बट देयर इनकम इज नॉट दैट मच कि जो हम ये कह सकें कि किसी वेल सेटल्ड पर्सन की होगी। व्हाट इज द रीजन? इसका मतलब है हार्ड वर्क जो है वो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू समथिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द स्टेबिलिटी। व्हाट इज देयर जो फिर स्टेबिलिटी देगी, वो है आपका स्मार्ट वर्क। वो है आपको उन चीजों को समझना, उन चीजों पर बात करनी, उन चीजों के साथ जो है वो प्रोसीड फर्दर करना, कि जो आपको प्रोसीड फर्दर करती है, दिमाग के साथ जो है वो चलती है। और वो ये चीजें हैं, द नोट्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आते हैं क्लासेस में। आई नो ए लॉट मेनी पीपल आर देयर, वो फील करते हैं कि अच्छा ये वाले नोट्स चलो खैर है, इनको इग्नोर करते हैं। वो कोई मार्केट से कोई छपी छपाई किताब उठाते हैं और उसको जो है देखते हैं, फिर कहते हैं पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा यार इस तरह से। ठीक है, और फिर नाकाम हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर कोई और काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उन्हें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि नहीं आपके लिए बेहतर नहीं है। वो अपनी जस्टिफिकेशन देंगे, लंबे लंबे दलाइल देंगे, और मैं खामोश हो जाता हूँ वहां पे ना, बिकॉज मैं फील कर लेता हूँ कि पत्थरों पे बारिश होने का कोई फायदा नहीं है। आई से ओके, ऑलराइट, दैट्स परफेक्टली फाइन। What I want to tell you is that please do not ignore these classes, do not ignore these notes. They're very, very important. Something is there in the comment box. Sir, why people demotivate you? यार उसने भी कमीशन की तैयारी की, उसने भी ये, उसको सारा दिन यही काम था पढ़ने का, लेकिन तू तो फिर जॉब वाला है, कोई और काम कर। यार इरफान, आई डोंट नो अबाउट द पीपल, लाइक व्हाट द पीपल इन योर सराउंडिंग दे आर सेइंग, जो लोग मुझसे वाबस्ता है ना। अब मैं पर्सनल जातियात से बड़ी कम मिसालें देता हूँ, और ये बदतरीन मिसाल होती है अगर कोई अपनी जात में से देता है ना। लेकिन मैं सिर्फ ये मिसाल इसलिए दूंगा कि शायद किसी को जो है वो इससे सीखने को मिल जाए, शायद कोई इससे जो है ना वो अपनी जिंदगी बदल सके। यार कुछ ना आदतें बदलनी पड़ती हैं कमीशंस के लिए। पहली बात ये है कि अपने ना टाइम की कदर करना सीख लो। मैंने ना अपनी जिंदगी में एक डिसीजन जो है वो लिया, वंस अगेन दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद मी। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी क्लासेस जब सब वाबस्ता हैं, कभी लेट नहीं हुई। वजह क्या है कि आई डू रिस्पेक्ट टाइम, मैं टाइम की कदर करता हूँ। और मैंने अपनी जिंदगी के एक एक मिनट को सोचा है कि इसको ज़ाया नहीं करें। ठीक है, आप आपके लिए मैसेज ये है कि आप भी ज़ाया ना करना, ये वो रेसिपी है जिससे मुझे फ़ायदा होता है। ठीक है, आई एम सर्विंग इन BPS 18 राइट नाउ। आई एम सर्विंग इन BPS 18 राइट नाउ। और इससे पहले जो है मेरा जो सफ़र था, वो बड़े मुख्तसर से जो है वो टाइम में गुजरा है। ये मुख्तलिफ 16 17 और फिर 18 पे, और मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को देखा। इन तमाम में मैंने देखा है कि मेरी एक रेसिपी ये रहती है कि मैं वहाँ पे कभी नहीं बैठता जहाँ पे लोग लोगों को डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे लोग ये बात कर रहे हैं अच्छा फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। उससे फार बेटर है कि मैं किसी किताब के साथ अपना जो है वो टाइम स्पेंड करूँ। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो है वो यूट्यूब है, हमारे पास वेबसाइट्स है, हमारे पास विकिपीडिया है, हमारे पास ब्रिटानिका है, हमारे पास ब्लिंक लिस्ट है, हमारे पास जो है वो गूगल के की नोट्स हैं, हम चीज़ों को नोट कर सकते हैं। हमारे पास 100 and 1000 एप्लीकेशन। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टोरीज ऑफ पर्सन A B C कि कौन किसी में क्या कर रहा है। आई एम नॉट, नीदर आई एम इंटरेस्टेड इन द लव स्टोरीज ऑफ द अदर पीपल कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ है, क्या नहीं है। आई एम इन अ कॉलेज, आई एम अ सीनियर प्रोफेसर, BS classes are there. I'm not interested कि what person A is talking and saying to person B. For me what is important, the time is important. अब मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें काफ़ी फ़ायदा देती हैं। और कमीशन फिर आपकी रिस्पेक्ट करता है आपके इंटरव्यूज में। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द कास्टिंग बोर्ड। तो ये जो है वो मैं कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इनसे देखें। और ये जो लोग कहते हैं ना, मेरा एक आखिरी जो चीज है, फॉर एग्जाम्पल दीज टाइप ऑफ पीपल हु से कि यार तुम नहीं कर सकते हो, तो ऐसा उनको जरा किनारा करें। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज इन माय फ्रेंड लिस्ट जो मुझे डिमोटिवेट करेगा, हम उसे किनारा करते करते जो है वो एक ब्लॉक का ऑप्शन होता है, उसके साथ ना रिपोर्टिंग ब्लॉक भी होता है। तो ये वाला कर दें, ऐसे लोगों को ना जिंदगी में जगह दें और ना ही अपनी लाइफ में जगह दें। डिमोटिवेट करने वालों के पास ना रखें। ठीक है,
मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एक जो रॉकेट है ना, जब जमीन से जाता है, चंद्रयान 3 को लेके गया एलॉन मस्क ने, कई रॉकेट जो है वो भेजे, वो अपना पेलोड गिराता चला जाता है, जो एक्स्ट्रा वजन होता है ना उसके इर्द गिर्द जो है वो गिराता चला जाता है, गिराता चला जाता है। अगर वो नहीं गिराएगा तो वो ऊपर नहीं पहुंच सकेगा। बुलंदी पे पहुंचने वाले लोग तो बहुत कम होते हैं, ज्यादातर रास्ते में छोड़ जाता है। तो आप उस रॉकेट की तरह ना पेलोड गिराना सीखें। ये हिम्मत की बात है। एलिजाबेथ बिशप की पोएम है एन आर्ट। ये एक आर्ट है कि आप जो फजूल चीजें हैं ना, माली भी उस दरख्त की एक्स्ट्रा शाखें काट देता है जो इधर उधर भटकने की कोशिश करते हैं, वो भी निकाल देता है। वो भी सिर्फ उन्हीं को रखता है जो कि जरूरी है। जो जड़ी बूटियां हैं, जो वीड्स हैं, वो झड़ जाती हैं, वो खत्म कर दी जाती हैं। तो अपनी जिंदगी में से ऐसे लोगों को निकालना सीखिए। यकीन कीजिए, लूजिंग पीपल इज नॉट अ हार्ड आर्ट। आप इसे आसानी से इसमें मास्टर कर सकते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि व्हेन यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन, तो आपके इर्द गिर्द जो है वो लोग, दे विल बी देयर टू सेलिब्रेट द टाइम विद यू। ठीक है। सो द पीपल, दे डू रिस्पेक्ट दोज पीपल हु आर वेल सेटल्ड। वरना तो इरफान है यार, सब निकम्मे लोगों के लिए तो इस्तिखारा भी ठीक नहीं आता पाकिस्तान में। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे पास 4 मिनट बाकी हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ईयर? पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ईयर? वेरी गुड, किरण मकसूद ने सबसे पहले लिखा 1963। ओके जी, मुझे बताइएगा कि जो हमारे पास जो है एक प्लेस है, कोपा कबाना। कोपा कबाना जो है वो साउथ अमेरिका का कौन सा बीच है, किस कंट्री का बीच है? कोपा कबाना जो है वो किस कंट्री का बीच है? इज इट क्यूबा, इज इट ब्राजील, इज इट कोलंबो, इज अनदर वन? इट्स ब्राजील, इट्स नॉट क्यूबा। आप सबको देखने की जरूरत है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि स्काई पिकेट एग्रीमेंट जो है वो कब हुआ था? स्काई पिकेट एग्रीमेंट। ये स्काई पिकेट एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट था जिसमें ऑटोमन एम्पायर को बांटा गया था। ऑटोमन एम्पायर को बांटा गया था। 1452 में एक मूवी रिलीज हुई थी, द फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल, जो है उसे देखिएगा अगर टाइम मिल सका आप लोगों को। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि, ओके, अच्छा जी, गैंकर गैंकर प्योनसम जो है, जो हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन है, कहाँ पे लोकेटेड है? गैंकर प्योनसम जो है वो कहाँ पे है? इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान? गैंकर प्योनसम जो है कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया, चाइना, भूटान में है जी। लार्जेस्ट रिवर कौन सा है जी दुनिया में? व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर? नाइल। मार्टिन कॉपर ने पहला फोन कब इन्वेंट किया था? मार्टिन कॉपर ने कब किया था? लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेजोन है, अपनी स्ट्रेच वाइज जो है। इससे जो है वो नाइल नहीं है। अच्छा जी, मुझे ये जरा बताइएगा। ओके, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? ग्रेट। अच्छा, मुझे बताइएगा, कायदे आजम जो है उन्होंने कौन से जो है वो लॉ लॉर्ड को कहा था, 3 लॉ लॉर्ड से उन्हें कहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ कहा था, वो कौन सी कमीशन थी? मैंडेट थी, बाउंड्री थी, या इंपावरमेंट थी? ओके जी, थैंक यू सो मच जी। एक कंफ्यूजन आप लोगों की मैं क्लियर कर दूं कि अमेजोन जो है वो लार्जेस्ट है और नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट है। ठीक है। तो अमेजोन लार्जेस्ट और नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट है।
लीजिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।